Assalamu alaikum students. Before going move forward, yesterday we see what is the Beard-Lambert law. As a whole, we can say that this is the absorbance is equal epsilon CL, और epsilon को पासबुक्स में absorptivity, C for concentration and B for path length उसे भी शो किया गया। अगर इंडिविजुअली हम इसको देखते हैं तो इस Beard-Lambert लॉ के दो पार्ट्स हैं। नंबर वन वाज द इज द लैम्बर्ट लॉ एंड द सेकंड इज द बियर्ड लॉ। तो लैम्बर्ट लॉ क्या है? अगर हम इन दोनों को अलग-अलग कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द लैम्बर्ट लॉ एंड व्हाट इज द बियर्ड लॉ, तो इनको आप अलग-अलग से कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपने अलग से आपको डिफाइन करने को कोई कहता है जी, तो लैम्बर्ट लॉ क्या था? लैम्बर्ट लॉ, द इंटेंसिटी ऑफ is the intensity of parallel monochromatic radiations decreases exponentially as it passes through a medium of homogeneous thickness. This is the Lambert law. Simply आप इसको कह सकते हैं कि absorbance is directly proportional to thickness. Simply आप इसको कह सकते हैं कि absorbance is टूल नहीं यूज होगा, पेंसिल का टूल था वो मुझे मिल नहीं रहा बेसिकली। अच्छा चलिए फिर मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। डायरेक्ट TL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल absorbance is directly proportional to thickness. इनको इन अदर वर्ड्स एक फर्स्ट डेफिनेशन होगी लैम्बर्ट लॉ की, द इंटेंसिटी ऑफ पैरेलल मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज इट पासेस थ्रू द मीडियम ऑफ होमोजेनस थिकनेस। इसको इन अदर वर्ड्स हम कैसे कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। थिकनेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं पाथ लेंथ। ठीक है, और बियर्ड लॉ ने हमें क्या बताया था? बियर्ड लॉ ये कहता था the intensity of parallel monochromatic radiation decreases exponentially। ठीक है ना, वही बात के
इसको अगर मैं इसी तरह से चेंज कर दूँ, intensity of parallel monochromatic radiations decreases exponentially, डिक्रीज करिए विद द वाली लाइन किस तरह से डिक्रीज करना है, विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, इंक्रीजिंग ना डिक्रीज भी कर सकते हैं, द नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। तो उसने क्या कहा था कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सी, ठीक है ना। तो जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लॉज, तो इसे हम कहते हैं बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। और जब हम इस सारे को सॉर्ट आउट करते हैं तो दिस विल बिकम, ये इक्वल हो जाता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्टिविटी का वर्ड मैं ए शो कर देती हूँ, सी और एल, ठीक है ना, ये सी एल। तो ये बन जाएगा आपके पास ACl, या एब्जॉर्ब ए की जगह, स्मॉल ए की जगह हम यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू भी पुट करते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या शो करती है और ए की वैल्यू क्या शो करती है, ये मैंने आपको पहले बताया है कि एप्सिलॉन इज अ specified wavelength of a substance in solution is the absorbance at that wavelength of a 1 mole per liter of the solution of a substance in a cell having a path length of 1 centimeter। तो इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसकी भी मैं डेफिनेशन आपको लिख देती हूँ। इसको आप कैसे कह सकते हैं, एप्सिलॉन को यहाँ लिखना शुरू करती हूँ, APSILON, एप्सिलॉन का वर्ड यूज कर देती हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है बेसिकली, एप्सिलॉन इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, एप्सिलॉन इज नोन एज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो ये क्या होती है, इट इज द बेसिकली दिस इज द एब्जॉर्प्शन, लेकिन ये कौन सी एब्जॉर्प्शन है, एट अ स्पेसिफाइड वेवलेंथ ऑफ अ सब्सटेंस, एट अ स्पेसिफाइड wavelength substance, at a specified wavelength of a substance in solution, solution की फॉर्म में होना चाहिए, is the absorbance, वो absorbance है, is the absorbance at that wavelength of at that wavelength of a 1 mole per liter, 1 mole per liter solution of the substance in a cell having a path length having a path length of 1 centimeter। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की यूनिट मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, दिस इज द लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, ठीक है ना।
लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट्स हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कि इसमें क्या है कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल एप्साइलॉन और Cl। एप्साइलॉन क्या कहेंगे जब उसकी कंसंट्रेशन किस में है, मोल पर लीटर में। जब आपके सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, आपका एनालाइट की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो आप इसे किस में शो करोगे, एप्साइलॉन में शो करोगे, ठीक है ना। और C एप्सिलॉन या absorptivity Cl, this is the combination of Lambert law and the Beer law, and as a whole इसके जो एप्लीकेशन है वो कब आती है, जब हम इन दोनों लॉस को कंबाइन करते हैं। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको। मैंने आपको इसको लहता से भी बता दिया है और इसी तरह से हमने इसको यहाँ से भी देख लिया है। अब हम यहाँ शेयर करते हैं अपनी बुक को, न्यू शेयर पे जाते हैं। हाँ जी, तो अब हमने इसको कैसे शो किया है कि इन पियर्स लॉ एक्सप्रेस कर दिया हमने, कैन बी यूज इन सेवरल डिफरेंट वेज में। वी कैन कैलकुलेट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, हम इससे मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज को रीअरेंज करके हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ द कंसंट्रेशन इज नोन। एप्सिलॉन Cl एब्जॉर्बेंस इक्वल एप्सिलॉन Cl। अगर कंसंट्रेशन, पहले हमने, हमारा मकसद क्या है कि हमने इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है इस लॉ को यूज़ करके। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो किस तरह पॉसिबल होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। तो हमारा मकसद क्या था कि हमने एब्जॉर्बेंस को करना है। एब्जॉर्बेंस हमें पता चल जाएगी बियर्स-लैम्बर्ट लॉ से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, और हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगी। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन लेते हैं, कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये 1 मोलर सोल्यूशन है, ये 0.2 मोलर सोल्यूशन है, ये 0.4 मोलर सोल्यूशन है, ये 0.6 मोलर सोल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन नॉन है। अगर कंसंट्रेशन नॉन है तो हम नॉन कंसंट्रेशन के साथ हम उसकी एब्जॉर्बेंस को ऑब्जर्व करके तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज ऑफ द स्पीशीज। जिस तरह आपके मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटीज हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, वो फिजिकल कांस्टेंट है ना किसी भी स्पीशीज के, एट सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी उसके कांस्टेंट है जिस पे वो उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो क्या जिस पे वो, सॉरी, वो जिस पर अफेक्ट कर रहा होता है तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे उसकी वैल्यूज को जो है वो कर देते हैं, लिख देते हैं, जिसकी बेस पर हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेम इज द केस हियर कि वो कहता है कि अगर हम नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाते हैं और हम उसकी एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं और हम उसे कैलकुलेट करते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, तो वो हमारे पास एक और पैरामीटर हो जाएगा किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। वो यूज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द एब्जॉर्बेंस टू ऑब्टेन कंसंट्रेशन। और अगर हमारे पास ये एब्जॉर्प्टिविटीज होंगी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज होंगी, और उन्हीं पैरामीटर्स को हम सेट करेंगे जो हमारे फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हैं, तो फिर उसकी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, अननोन कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। Concentration if absorptivity and path length are known. Absorptivities are function of such variables. अब ये molar absorptivities किन वेरिएबल्स का फंक्शन है कि आपका, हम सोल्यूशन में था ना कि आपका जो सॉल्वेंट है उसका क्या अफेक्ट हो रहा है। तो उसके सीरीज में मैंने कहा था आपसे कि हम ब्लैंक को सोल्यूशन रख लेते हैं। सोल्यूशन कंपोजिशन आया इसके अंदर सिर्फ एक ही है, एनालाइट प्योर है या इज अ कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, और टेम्परेचर, सॉल्वेंट, सोल्यूशन कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। एट द सेम टाइम ये ना सिर्फ ये कि, बल्कि अगर आपका सॉल्वेंट जौन सा है, जिस तरह सपोज हमारा एथेनॉल है, तो एथेनॉल जौन सा है वो डिफरेंट हमारे पास क्वालिटीज़ में अवेलेबल है ना। वो प्योर है, वो एनालिटिकल ग्रेड की है, या वो कमर्शियल ग्रेड की एथेनॉल है। तो उस सारे के इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू एट द, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम ये नहीं कि हम सिर्फ लिटरेचर पर ही इक्तफा करेंगे, हम लिटरेचर में देख लें कि हमारा ये एनालाइट है, सपोज हम क्लोरामफेनिकल एंटीबायोटिक का एनालिसिस कर रहे हैं और हम देखेंगे सिस्टम में इसका क्या, ऑलरेडी लिटरेचर में इसकी क्या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है,